आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। इसके फॉर्मूलाज बताऊंगा, इसके ग्राफ्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। इनके बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे नीट और जेईई। लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज का जो पहला फॉर्मूला है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसका जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज वर्क फंक्शन, दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? W नॉट इज इक्वल्स टू H म्यू नॉट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो जो म्यू नॉट है ये हमारा आ जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, और जो हमारा लैम्डा नॉट आता है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्मूला। जो सेकंड फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज P इज इक्वल्स टू N इंटू E। जो हमारा P है दैट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो ज्यादा पूछा जाता है पावर होती है मोस्टली इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप के बारे में जो हमें बोलते हैं, और जो E होता है द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। E क्या हो गया? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है, और जो हमारा N होता है ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। ये हमारा आ जाता है सेकंड फॉर्मूला। अब बात आती है कि जो E, जो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी एक सिंपल सा थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, जो होता है हमारे पास, ये होता है H म्यू, E इक्वल टू H म्यू, और हम इसको लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा। अब बात आती है कि हमारे पास म्यू क्या होता है? म्यू होता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। म्यू क्या होता है हमारे पास? ठीक है, जो हमारे पास म्यू होता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और जो लैम्डा होता है ये वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है। क्या होती है? द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हमारे पास हो गया फॉर्मूला नंबर थर्ड। अब जो फोर्थ फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो क्या बोलते हैं, जो लैम्डा होता है विच इज इक्वल्स टू H अपॉन P, जब हम क्या लिख सकते हैं? H अपॉन mv। तो H तो हमारा क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, और जो हमारा P है, P इज मोमेंटम, और V आपको होगा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर फोर्थ आ गया। अब निकालते हैं हम फॉर्मूला नंबर 5, जो बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन चार्ज पार्टिकल, ऑफ एन चार्ज्ड पार्टिकल। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m k भी लिख सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन अंडर रूट m q v। जो ये वाला v है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, ये अगर चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, और ये हो गया मास। तो अगर मैं पर्टिकुलर फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो उसके पास हमारी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, जो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दैट इज 12.27 अपॉन अंडर रूट v, द पोटेंशियल दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास क्या होता है?
वेवलेंथ होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये 5 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। अभी मैं फॉर्मूला नंबर 6 आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उससे पहले मैं ये सारा क्या करने जा रहा हूं, रब करने जा रहा हूं। जो फॉर्मूला 6 था हमारा, दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे आते हैं। ये फॉर्मूला बोलता है कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी को h म्यू लिख सकता हूं, वर्क फंक्शन को h म्यू नॉट लिख सकता हूं, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी k लिख सकता हूं। जो मेरे पास k होगा वो आ जाएगा h म्यू नॉट, ऐसा लिख सकता हूं। k को मैं h कॉमन ले लूं तो म्यू माइनस म्यू नॉट भी लिख सकता हूं। और अगर इसको चाहूं म्यू को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी को बाहर ले लेता हूं, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ये हमारा यूज हो सकता है। के को जब चाहूं मैं, कई बार मुझे फॉर्मूला में इसको mv स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, और v क्या है इस केस में, वेलोसिटी है। v क्या है इस केस में, वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। मैं इसको ऐसा भी यूज कर सकता हूं, और इस k की जगह मैं कई बार क्या लिख सकता हूं, क्यू वी भी लिख सकता हूं। और ये वाला जो v है, v नॉट लिख लो आप, इसको v क्यू भी मत लिखो, आप ई वी नॉट लिखो। मोस्टली इलेक्ट्रॉन के साथ ही आएगा, तो ई वी नॉट लिख लो। जो ये वाला v है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको मैं h म्यू माइनस म्यू नॉट में यूज करूं, या इसको एच सी अब 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट में भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं इस फॉर्मूला को। होप सो आपको ये फॉर्मूला पसंद आए होंगे। अभी हम नेक्स्ट करते हैं एक चीज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे एक चार्ज पार्टिकल की इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन charge particle in terms of temperature। इस पे भी जो क्वेश्चन होता है बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m k b t। m तो मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये होता है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जो T होता है ये टेम्परेचर होता है हमारे पास, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए इस चैप्टर के। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं यूज होता इनके न्यूमेरिकल्स को निकालने के लिए। अब हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसको याद रखो, इंसिडेंट रेडिएशन भी लिख सकते हो, इंसिडेंट लाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है हमारा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड जो हमारी चीज होती है, जो
काइनेटिक एनर्जी होता है जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जो हमारे पास के आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, इनके बेसिस पे खासकर इसके बेस पे क्वेश्चन बार बार आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि एक प्लेट है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है हमारे पास, जहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट इससे डिस्टेंस डी पे दूर था, ठीक है। अब इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट को क्या कर दिया, डिस्टेंस d/2 पे लेके आ गए। अब पूछते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो ऑप्शन दिए होते हैं डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, या क्या होगा। तो डिस्टेंस के चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? इंटेंसिटी चेंज होती है। उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगी, उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगी, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता था वो होता था रिमेन कांस्टेंट। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूछी होती ना तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती। कितनी इंक्रीज हो जाती? 4 टाइम्स। तुम याद रखो कि जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए इस चैप्टर के। और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स। जो हम ग्राफ्स के बारे में अभी मैं कुछ 4 ग्राफ्स बनाऊंगा, उनको दिमाग में रखिए, उन पे भी कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो वो ग्राफ्स बना देते हैं। पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में। हमने पहला पॉइंट में पढ़ा था ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी क्या हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो मैं एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या होते हैं आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इस केस में मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। इस केस में मैंने क्या रखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी क्या? कांस्टेंट है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और हमारा पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हमारा क्या? कांस्टेंट है इस की स्टडी के लिए जो हमने किया है। ठीक है, तो जो ग्राफ नंबर 2 आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में क्या होता था कि हम एक ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में? एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और हम किसके बीच में बना रहे हैं? एनोड पोटेंशियल के बीच में। इस केस में हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, जो फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, ये ग्राफ ऐसे करके बना। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज कर देता हूं, मान लो कि कम कर देता हूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और कम कर देता हूं तो ग्राफ मेरा कुछ और बनेगा। तो जो ये वाली करंट्स हैं हमारी दे आर कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और मैं देखता हूं कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम करता हूं तो मेरी जो सैचुरेशन करंट है वो भी कम हो जाती है। मतलब सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मगर सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो सेम आता है, वो एक सिंगल पॉइंट आता है। मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं चीज करने जा रहा हूं थर्ड। जो थर्ड चीज है वो क्या आ जाती थी हमारे पास? मैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा। इसमें मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। आ गया पीईसी, आ गया हमारे पास एनोड पोटेंशियल। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखते हो तो देखते हो कि सबकी जो सैचुरेशन करंट है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। और सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है? तो वो हमारा अलग आ रहा है। जो हमारे पास क्या आ गई? आपके पास सैचुरेशन करंट आ गई। सबकी सैचुरेशन करंट इसलिए सेम आई है क्योंकि हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। जो हमारे पास V01, V02 और V03, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है μ3, μ2 और μ1। इसमें जो μ3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, μ2 से ज्यादा थी, और μ2 की μ1 से ज्यादा थी। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की उसका उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। और जो लास्ट ग्राफ है हमारा इस चैप्टर का दैट इज कि जो सैचुरेशन
जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और जो हमारा क्या गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, जब म्यू आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मगर थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है। तो जो ये वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो इसकी स्लोप है, जो इसकी स्लोप है वो हमें वैल्यू देती है किसकी, h अपॉन e की, इसकी वैल्यू देती है h अपॉन e। अगर मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो गया स्लोप ऑफ v नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ म्यू ग्राफ इनटू द चार्ज, इनटू चार्ज आ गया। और जो ये इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे वो मुझे देता है वर्क फंक्शन अपॉन ई की वैल्यू। मतलब जो वर्क फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है वो आता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इनटू द चार्ज, ये हमारे पास वर्क फंक्शन की। अगर आप ये सारे के सारे फॉर्मूलास अच्छे से कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।